हेलो फ्रेंड्स, आज हम 12th क्लास की फ्लेमिंगो बुक का फर्स्ट चैप्टर करेंगे, द लास्ट लेसन, रिटन बाय अल्फोंस टोटे। अल्फोंस टोटे was basically a French novelist, a short story writer. He was a teacher also, but he left the job and became a journalist. यानी कि अध्यापक थे, बाद में जर्नलिस्ट का काम उन्होंने शुरू कर दिया। और सेंटिमेंटल टेल्स के लिए जाने जाते हैं वो, क्योंकि फ्रांस के थे तो साउथ फ्रांस में वो बहुत फेमस हैं। किस लिए? कि भाई वो कौन सी कहानियां लिखते हैं? सेंटिमेंटल टेल्स लिखते हैं। ये जो चैप्टर है द लास्ट लेसन, इसमें उन्होंने हमें एक मैसेज दिया है। क्या मैसेज दिया है? कि वी मस्ट गार्ड अवर लैंग्वेज। हमें अपनी लैंग्वेज की सुरक्षा करनी चाहिए, हमें अपनी लैंग्वेज सीखनी चाहिए। हमें अगर अपनी लैंग्वेज आती है तो यदि हम कहीं पर स्लेव भी बन जाएं, इम्प्रिजनमेंट भी हमारे ऊपर थोप दी जाए, तब भी हम अपने आप को आज़ाद करा सकते हैं। बिकॉज लैंग्वेज इज द ओनली मीडियम टू एक्सप्रेस आवर व्यूज। हम अपने आप को कैसे बता सकते हैं अच्छे से? जिस भाषा को हम जानते हैं। अब यदि कोई मुझे कहे कि आप फ्रेंच लैंग्वेज में अपने आप को एक्सप्लेन करो, अगर मुझे फ्रेंच लैंग्वेज थोड़ी बहुत आती भी है तो मैं अपने आप को, अपने देश को, अपने लोगों को अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा। किस लैंग्वेज में कर पाऊंगा? इन हिंदी लैंग्वेज और इन इंग्लिश लैंग्वेज, जो भी हम लैंग्वेज जानते हैं। इसमें एक मैसेज और दिया है, हाईलाइट किया है शोविनिज्म को। शोविनिज्म क्या होता है? अंध राष्ट्रभक्त होना, अपने देश के प्रति राष्ट्रीयता तो होना, पर वो ब्लाइंडलेस, एक अंधों की तरह। देशभक्ति कुछ देखना नहीं, जजमेंट नहीं करनी, क्या सही होगा क्या गलत होगा। तो इस चैप्टर में यही बताया गया है। इस चैप्टर को शुरू करने से पहले हमें जानना होगा कि इसका बैकग्राउंड क्या है। फ्रांस और प्रशिया में एक वॉर हुआ था 19 जुलाई 1870 से लेकर के 10 मई 1871, इसके बीच में। और उसमें फ्रांस डिफीट हो गया था, हार गया था। जो फ्रांस है और जो जर्मनी है, जर्मन कंट्री है और जो फ्रांस है, उनकी सीमाओं पे, जैसे भारत और पाकिस्तान की सीमा लगती है तो जम्मू कश्मीर है, चीन की सीमा लगती है इधर ऊपर तो वहाँ पे भूटान है। ऐसे उन सीमाओं पे दो डिस्ट्रिक्ट थे, एक अल्सेस और एक लॉरेन। तो अल्सेस लॉरेन वो प्रशिया के कब्जे में आ गए और वहां पर एक ऑर्डर आया। क्या ऑर्डर आया? कि नाउ जर्मन लैंग्वेज विल बी टॉट इन दीज टू डिस्ट्रिक्ट, कि इन दो डिस्ट्रिक्ट में जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी, फ्रेंच लैंग्वेज नहीं पढ़ाई जाएगी। और ये ऑर्डर कैसे आया? बुलेटिन बोर्ड पे। जैसे स्कूल में नोटिस बोर्ड होता है, उसके ऊपर कोई भी नोटिस लगा देते हैं, बच्चों को पता चल जाता है। कॉलेज में आप देखेंगे इतने सारे बच्चों को कोई भी इंफॉर्मेशन देनी आसान नहीं होती, तो वो क्या करते हैं, कॉलेज की अथॉरिटी एक पेपर पे नोटिस लिखती है और वो चिपका देती है, पेस्ट कर देती है, सभी बच्चे उसको देख लेते हैं। तो बुलेटिन बोर्ड पे ये नोटिस आया, ये ऑर्डर आया कि नाउ जर्मन लैंग्वेज विल बी टॉट इन दीज टू डिस्ट्रिक्ट। अब ये दो डिस्ट्रिक्ट प्रशिया के हाथ में है। और आदेश किसने दिया? ओटो वॉन बिस्मार्क। ओटो वॉन बिस्मार्क इतिहास में एक बहुत जाना माना नाम है। यदि जर्मनी के एकीकरण की बात करें, यूनिफिकेशन की बात करें, तो उसको इन्होंने किया था, ओटो वॉन बिस्मार्क ने।
पहले जो आज पोलैंड है, ऑस्ट्रिया है, जर्मनी है, वो सारे अलग अलग नहीं थे, पहले एक ही थे, अब वो अलग अलग हो गए हैं। पहले उनका एकीकरण कर दिया था जर्मनी के नाम से, अब तो कहीं ईस्ट जर्मनी, वेस्ट जर्मनी, बहुत कुछ हो गया। चलिए कोई बात नहीं, चैप्टर की ओर चलते हैं। तो द लास्ट लेसन में दो कैरेक्टर्स हैं, एक फ्रेंच और एक एम हेमल। एम हेमल एल्सेस के एक स्कूल में पढ़ाता है और फ्रेंच वहां पे पढ़ता है। जैसा कि हमने बताया कि फ्रैंको प्रेशियन वार हुआ था और दोनों डिस्ट्रिक्ट प्रशिया के कब्जे में आ गए थे, और इन दो डिस्ट्रिक्ट में से एक में एल्सेस भी डिस्ट्रिक्ट था जिसमें फ्रेंच पढ़ता था। तो फ्रैंको जर्मन वार भी इस युद्ध को कहा गया है। क्या कहा गया है? फ्रैंको जर्मन। अब बात करते हैं कि फ्रेंच स्कूल जा रहा है लेकिन स्कूल से लेट हो गया है। फ्रेंच एक ऐसा लड़का है जिसको पढ़ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। ही डिसलाइक्स स्टडिंग, ही लाइक्स ओनली प्लेइंग, खेलना पसंद है उसको। लेट हो गया है और डरा हुआ भी है। ही इज अफ्रेड ऑफ स्कोल्डिंग बाय हिज टीचर। द नेम ऑफ द टीचर एम हेमल। एम हेमल से बहुत डरा हुआ है क्योंकि एम हेमल ने आज उनको एक टॉपिक दिया हुआ है और टॉपिक का नाम है पार्टिसिपल्स। पार्टिसिपल्स एक इंग्लिश का ग्रामर का टॉपिक है, लेकिन फ्रेंच डजंट नो अ सिंगल वर्ड ऑल्सो अबाउट पार्टिसिपल। व्हाट इज पार्टिसिपल? ही डजंट नो, नहीं पता उसको। एक बार तो वो सोचता है कि चलो आज आउट ऑफ डोर्स भाग लिया जाए, आज स्कूल में जाया ही ना जाए। क्यों? बड़ा बढ़िया दिन था, बड़ा वार्म एंड ब्राइट डे, बर्ड्स चर्पिंग कर रहे थे और स्कूल में तो पार्टिसिपल्स के रूल करने थे, बताने थे, वो उसको आते नहीं थे। तो ये सोचता है कि जो चीजें हैं बाहर वाली ये ज्यादा अट्रैक्टिव हैं, उनकी तरफ वो ज्यादा अट्रैक्ट हो रहा था। एक चीज और देखी उसने, एक आरा मशीन है, 100 मिल, उसके बैक साइड में एक ग्राउंड है। उस ग्राउंड में प्रशियन सोल्जर्स ड्रिल कर रहे हैं। ड्रिल मतलब प्रैक्टिस कर रहे हैं। प्रशियन सोल्जर्स क्यों कर रहे हैं प्रैक्टिस एल्सेस में? क्योंकि उनका वहां पर कब्जा है, अब उन्होंने वहां पर अपना अधिकार जमा लिया है। ये सारी चीजें इसको अच्छी लगी, लेकिन फिर भी इसने अपनी इमोशंस को कंट्रोल किया एंड हरीड टू स्कूल, स्कूल की तरफ भाग गया। अब रास्ते में जा रहा था भागा हुआ, इसने रास्ते में देखा कि जो बुलेटिन बोर्ड है, जैसे मैं नोटिस बोर्ड की बात कर रहा था कॉलेज के लिए, ऐसे ही बुलेटिन बोर्ड पिछले 2 सालों से उस बुलेटिन बोर्ड पे बहुत सारे ऑर्डर्स आ रहे थे। जो ऑफिसर्स ऑर्डर देते थे, कहां से? प्रशिया से, बर्लिन से, जर्मन से ऑर्डर आते थे। और वहां पर कौन सा युद्ध जीत लिया, कौन सा हार गए, लॉस्ट बैटल्स के युद्ध आते थे। लॉस्ट बैटल्स के पूरे न्यूज आते थे, बड़े ड्राफ्ट आते थे, बहुत बहुत क्या नियम है, क्या रूल्स अप्लाई होंगे, ये वहां देखता है और सोचता है तो रोज का काम है, कुछ ना कुछ आता ही रहता है। एंड व्हाट इज द मैटर नाउ, ऐसा सोचता है और वहां पर बिना रुके आगे की ओर चल पड़ता है। वहां पर एक ब्लैक स्मिथ खड़ा था अपने अप्रेंटिस के साथ, अपने चेले के साथ खड़ा था वहां पर। उसका नाम बताया वैचर, WATCHER। वो इसको कहता है डोंट गो सो फास्ट बब। बब मतलब बच्चे, कि बच्चे इतने फास्ट मत जाओ। टुडे यू हैव प्लेनिटी ऑफ टाइम टू गो टू स्कूल। आज तुम्हारे पास बहुत ज्यादा समय है जाने के लिए। ये सोचता है कि शायद मेरा मजाक कर रहा है, मैं पहले ही लेट हो गया हूं। और फ्रेंच ऐसा सोच करके वहां नहीं रुकता और स्कूल पहुंच जाता है। अब स्कूल में कौन मिलेगा? एम हेमल। तो एम हेमल पिछले 40 सालों से अल्सेस के स्कूल में पढ़ा रहा है। और कौन सी लैंग्वेज पढ़ा रहा है? फ्रेंच लैंग्वेज। वो जब जाता है तो पहले तो गार्डन देखता है। गार्डन में होप वाइन क्रीपर्स थी, वालनट ट्रीज थे, वो सब एम हेमल ने ग्रो किए हुए थे।
उनको देखता है और चलते चलते फिर क्लासरूम के सामने पहुंच जाता है। लेकिन फ्रेंच वॉज वेरी सरप्राइज्ड, बहुत सरप्राइज्ड हो गया था उस दिन। क्यों? क्योंकि ऐसा लग रहा था कि जैसे आज संडे हो, जैसे संडे को पूरा साइलेंट एटमॉस्फेयर होता है स्कूल में, ऐसा था बिल्कुल। रोज तो उसको आवाज सुनाई देती थी डेस्क के ओपन होने की, उसके जो दरवाजे होते हैं डेस्क के ओपन और क्लोज होने के, पेन के चलने की, बच्चों के बोलने की, ये बहुत सारी आवाजें उसको सुनाई देती थी। लेकिन आज तो कोई आवाज सुनाई नहीं दे रही है। उसको एम हैमल के पास एक लोहे का आयरन रूलर होता था, उसकी भी आवाज सुनाई देती थी थंपिंग की। आज उसको प्रॉब्लम हो गई। कैसी प्रॉब्लम हो गई? वो रोज तो उस शोरगुल में अंदर जाकर के छिप करके बैठ जाता था, लेकिन आज कैसे जाएगा? आज तो सब कुछ शांत है, पीसफुल एटमॉस्फेयर है, लेकिन फिर भी अंदर तो जाना है। फिर वो अंदर चला जाता है और एम हैमल जब उसको देखते हैं तो क्या कहते हैं? गो टू योर प्लेस क्विक, वी आर गोइंग टू स्टार्ट विदाउट यू। चलो अपने जगह बैठ जाओ, हम तो तुम्हारे बिना ही अपना चैप्टर शुरू करने वाले थे अभी, और तुम आ गए हो, कोई बात नहीं, अब तुम्हारे साथ ही हम अपना जो पढ़ाई है वो शुरू करेंगे। जैसे अंदर जाता है, फ्रेंच अपनी सीट पे बैठता है और फिर से सरप्राइज उसको मिलता है। क्या सरप्राइज मिलता है? आज वो देखता है कि एम हैमल ने वो ड्रेस पहनी हुई है जिसको वो किसी स्पेशल ओकेजन पे पहनता था, या कोई प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन उन दिनों में पहनता था। जैसे कोई ओकेजन हो, कोई शादी है, हम लोग भी ऐसा ही करते हैं। कहीं मैरिज में जाना हो तब अपने अच्छे ड्रेस पहन के जाएंगे, कहीं कोई बर्थडे हो तब जाएंगे, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन है, स्कूल में कोई फंक्शन है तब जाएंगे। वैसे तो नॉर्मल कपड़े पहन के जाते हैं। तो एम हैमल ने आज अपना ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, एक फ्रिल्ड शर्ट, धारियों वाली शर्ट, और एक छोटा सा ब्लैक सिल्क कैप वो उसने लगाई हुई थी, और सारी की सारी चीजें एम्ब्रॉयडर्ड थी, यानी कि कढ़ाई की हुई थी। अरे आज कैसे पहन लिया इसने ये? फ्रेंच ऐसा सोचता है, क्योंकि ये तो इन कपड़ों को इंस्पेक्शंस वाले दिन या फिर प्राइज, जब कोई प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन होना है तब पहनता है। चलिए कोई बात नहीं। इसके बाद फ्रेंच और सीरियस हो गया। अक्सर जो पीछे के बेंचेस थे क्लास में वो खाली पड़े रहते थे, लेकिन आज खाली नहीं है। आज कौन बैठे हैं उन पर? विलेजर्स आए हुए हैं, गांव के लोग आए हुए हैं। अरे क्यों आए हुए हैं ये वो सोचता है। उनमें कौन था? एक तो विलेज हाउजर था। हाउजर होता है जो घर जिसके कंट्रोल में होते हैं और वो घरों को देता है, हाउजर। उसके हाथ में एक प्राइमर था। प्राइमर, जब आप पहली क्लास में जाते हैं तो आपको अल्फाबेट्स की एक बुक दी जाती है पढ़ने के लिए, ABCD, अ आ इ ई। तो इनकी भी एक फ्रेंच लैंग्वेज का एक प्राइमर था, वो उसके हाथ में था। पुराना सा था, वो फटा हुआ था, मुड़ा हुआ था, वो था उसके हाथ में। एक फॉर्मर मेयर, जो भूतपूर्व मेयर था, वो वहां पे था। एक फॉर्मर पोस्ट मास्टर था, और बहुत सारे लोग वहां पर आए हुए थे। वो ये भी सोचता है कि ऐसा क्यों है, आज ये लोग क्यों आए हुए हैं, क्या कारण है। तो दो तीन चीजें उसको ऐसी मिलती हैं फ्रेंच को, जिनसे वो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। चलिए अब एम हैमल बोलना शुरू करता है। माई चिल्ड्रन, दिस इज माई लास्ट लेसन, आई शैल गिव यू। ये मेरा लास्ट लेसन है, लास्ट फ्रेंच लेसन है, जो मैं आज तुम्हें आज पढ़ाऊंगा। क्योंकि एन ऑर्डर हैज कम फ्रॉम बर्लिन। बर्लिन जर्मनी की राजधानी है, जर्मन की। कि बर्लिन से एक ऑर्डर आ गया है कि ओनली जर्मन लैंग्वेज विल बी टॉट इन दीज टू डिस्ट्रिक्ट्स। अल्सेस और लोरेन में केवल यही दो लैंग्वेज, इन दो डिस्ट्रिक्ट में केवल फ्रेंच लैंग्वेज नहीं पढ़ाई जाएगी। अब कौन सी पढ़ाई जाएगी? जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी। मैंने बताया आपको कि जहां जर्मन, प्रशिया और फ्रांस की सीमा है, अल्सेस और लोरेन वहीं पर हैं। तो यहां पर दोनों लैंग्वेज लोग जानते हैं, इधर जर्मन भी और फ्रेंच भी। तो बाइलिंगुअल है ये एरिया, द्विभाषीय एरिया है।
तो क्या कहते हैं एम हैमल के ओनली जर्मन लैंग्वेज विल बी टॉट। ये ऑर्डर आ गया है भाई। और अब फ्रेंच सोचता है कि जो बुलेटिन बोर्ड पे वो पढ़ रहे थे ना वहां पे ब्लैक स्मिथ, वो यही ऑर्डर था कि अब अल्सेस और लोरेन इन 2 डिस्ट्रिक्ट में केवल जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी। और एम हैमिल की ये बात सुनकर कि आज लास्ट लेसन है फ्रेंच लैंग्वेज का, फ्रेंच बड़ा शॉक्ड हो जाता है। सोचता है मैंने आज तक पढ़ाई नहीं की, मैंने अपने लेसन्स को नहीं सीखा, मैंने हमेशा कल पे बात टाल दी कि अगले दिन पढ़ लेंगे। और इस प्रकार से मैं कुछ भी नहीं सीख पाया। मैं हमेशा बाहर की ओर चला गया, बर्ड्स के एग्स, पक्षियों के अंडों को तलाश करने के लिए। फ्रेंच ऐसा सोच रहा है। फ्रेंच कह रहा है एक रिवर है सार, SAAR, ये रिवर है फ्रांस की। कहता है मैं वहां पे स्लाइड करने के लिए जाता था, लेकिन क्या नहीं करता था, पढ़ाई नहीं करता था। और अब धीरे धीरे फ्रेंच का एटीट्यूड, फ्रेंच की धारणा, फ्रेंच के विचार, फ्रेंच के थॉट्स एम हैमिल के बारे में चेंज होते जा रहे हैं। पहले तो इसको स्ट्रिक्ट मानता था, बड़ा क्रैंकी सा व्यक्ति है, बड़ा क्रेजी है, बड़ा अजीब सा है, डांटता रहता है। और आज तो डांटा भी नहीं है। आज एम हैमिल ने कह दिया कि आज तो मैं डांटूंगा भी नहीं। क्यों कहा? क्योंकि आज उसका लास्ट लेसन है। और ये बात सोचते हुए फ्रेंच आज परेशान है कि उसने कभी भी अपनी पढ़ाई नहीं की है। आज वो भूल गया, ये सोच रहा है और भूल गया कि एम हैमिल कितना स्ट्रिक्ट टीचर है। आज उसको पता चल गया विलेजर्स यहां पर क्यों आए हैं। विलेजर्स आए हैं एम हैमिल को थैंक यू बोलने। द विलेजर्स हैव कम इन द स्कूल टू से थैंक। क्यों बोल रहे हैं उसको थैंक? फॉर हिज लॉयल सर्विस, फॉर हिज फेथफुल सर्विस। पिछले 40 सालों से पढ़ा रहा है फ्रेंच लैंग्वेज को। विलेजर्स कहते हैं कि आज तक हमने पढ़ा नहीं, आज तक हमने सीखा नहीं है। आज वो जो प्राइमर है, प्राइमर, वो आज एक ट्रिब्यूट है फ्रेंच लैंग्वेज को। दे वॉन्ट टू ट्रिब्यूट फ्रेंच लैंग्वेज। वो प्राइमर आज उसको पढ़ रहे हैं, इसमें अल्फाबेट लिखे हुए हैं फ्रेंच लैंग्वेज के। और इस प्रकार से सारा मैटर फ्रेंच को समझ में आ जाता है। अब एम हैमिल, फ्रेंच तो ये सोच ही रहा था, अपने विचारों में खोया हुआ था। एम हैमिल उसको पूछता है फ्रेंच चलो बताओ पार्टिसिपल्स क्या होते हैं। लेकिन फ्रेंच तो जानता ही नहीं था क्या कहे, हाउ टू राइट, हाउ टू एक्सप्लेन, हाउ टू टेल, कैसे बताए उसको नहीं पता था। और वो चुपचाप खड़ा रहा। फ्रेंच को एम हैमिल ने कहा टुडे आई विल नॉट स्कोल्ड यू, आज मैं तुम्हें पक्का ही नहीं डांटूंगा बस। अरे तुमने हमेशा सोचा है कि अगले दिन पढ़ लेंगे, अगले दिन पढ़ लेंगे, अगले दिन पढ़ने में अब तुम फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ ही नहीं पाओगे। अब कौन सी लैंग्वेज पढ़ोगे? जर्मन लैंग्वेज, क्योंकि ऑर्डर आ गया है। और एम हैमिल ये भी कहता है कि यू आर नॉट द ओनली पर्सन, आप अकेले ऐसे व्यक्ति नहीं हो, सभी बच्चों ने ऐसा किया है और आप खुद इसके लिए रिस्पॉन्सिबल भी नहीं हो। चलो बच्चे थोड़ा बहुत रिस्पॉन्सिबल है अपनी पढ़ाई ना करने के लिए, लेकिन एम हैमिल कहता है कि आपके पेरेंट्स भी रिस्पॉन्सिबल हैं कि आपने पढ़ाई नहीं की। कैसे रिस्पॉन्सिबल हैं? एम हैमिल ने एक रीजन दिया है। क्या रीजन दिया है? रीजन ये है कि आपके पेरेंट्स ने आपको खेतों पे भेजा काम करने के लिए ताकि कुछ एक्स्ट्रा पैसे कमा सकें। एम हैमिल ये कहता है कि चलो आपके पेरेंट्स ही नहीं, मैं भी रिस्पॉन्सिबल हूं। एम हैमिल खुद को भी रिस्पॉन्सिबल बताता है इस चीज के लिए कि बच्चों को पढ़ना नहीं आता, बच्चों को फ्रेंच लैंग्वेज नहीं आती। कैसे? वो कहता है कि जब भी मेरा मन किया फिशिंग करने का कि मछली पकड़ने जाऊं, मैंने तुम्हारी छुट्टी कर दी, जबकि पढ़ाना चाहिए था। और मैंने तुम्हें एंगेज करके रखा कि जो ये स्कूल के पेड़ पौधे हैं इनमें पानी दो। तो इस प्रकार से एम हैमिल पेरेंट्स को और खुद को
रिस्पॉन्सिबल मानता है बच्चों के ना पढ़ने का कारण, कि भाई बच्चे क्यों नहीं पढ़ते हैं। फिर एम हेमल आगे कहता है कि भाई जो फ्रेंच लैंग्वेज है इज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द होल वर्ल्ड, पूरी दुनिया में सबसे सुंदर लैंग्वेज है फ्रेंच लैंग्वेज। लैंग्वेज अपनी माँ की तरह ही होती है, जैसे सबको अपनी माँ अच्छी लगती है ना, कि मेरी माँ दुनिया में सबसे अच्छी है और हर जन्म में मेरी माँ यही बने। तो एम हेमल क्या कहता है कि जो फ्रेंच लैंग्वेज है वो इज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द होल वर्ल्ड, क्लियरेस्ट लैंग्वेज, लॉजिकल लैंग्वेज। इसको गार्ड करो आप, इसकी सुरक्षा करो, इसको बचाओ, इसको सीखो। क्योंकि अगर कभी तुम जेल में भी चले गए, कभी आपको कैदी बना भी लिया, कभी किसी का शासन आपके ऊपर आ भी गया, और यदि आप अपनी लैंग्वेज को जानते हैं तो यू कैन एक्सप्रेस योर सेल्फ, आप अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे, अपनी बातें रखेंगे, एक अच्छा जीवन जिएंगे, अपने आप को आजाद करा लेंगे। और हमें मदर टंग जरूर आनी चाहिए। इस प्रकार से होते होते एम हेमल ने एक ग्रामर का लेसन कराया, उसके बाद एक राइटिंग का लेसन चल गया। अब राइटिंग के लिए एम हेमल ने उनको नोटबुक्स दी। नोटबुक्स पे क्या लिखा हुआ था? 2 डिस्ट्रिक्ट के नाम लिखे हुए थे, अल्सेस लॉरेन, अल्सेस लॉरेन। अब वो लिख रहे हैं, इतना शांत माहौल है कि यू कैन हियर द स्क्रैचिंग ऑफ पेन्स, पेन के स्क्रैच होने की साउंड आपको सुनाई देती है। जो 1-2 इंसेक्ट अंदर आता है, बीटल, उसकी आपको साउंड सुनाई देती है कि वो क्या कह रहा है। कुछ पिजन्स बैठे हैं, उनके कूइंग करने की आवाज, वो बोल रहे हैं गुटरगूं गुटरगूं, उनकी आवाज आपको सुनाई देती है। और फ्रेंच के वर्ड में एक बात आती है कि ये जो कबूतर हैं ये भी तो यहीं रह रहे हैं अल्सेस में, क्या वो इनको भी मजबूर कर देंगे कि आप भी जर्मन लैंग्वेज सीखो? एक बात तो क्लियर है, नो वन कैन बी फोर्स्ड टू लर्न एनीथिंग। किसी को कोई चीज सीखने के लिए फोर्स तो किया नहीं जा सकता, क्योंकि लैंग्वेज कम्स नेचुरली, लैंग्वेज तो नेचुरली आती है। ये भी एक मैसेज दिया है राइटर ने इसमें। किसके माध्यम से बताया? पिजन्स के माध्यम से, कि पिजन्स को वो फोर्स ही नहीं कर सकते कि आप जर्मन लैंग्वेज बोलो, या आप फ्रेंच बोलो, या आप तमिल बोलो, या आप इंग्लिश बोलो, या लैटिन बोलो। तो इसी प्रकार से किसी इंसान को भी मजबूर नहीं किया जा सकता कोई भी लैंग्वेज सीखने के लिए। इस प्रकार से एम हेमल सब कुछ आज एक स्ट्रोक में इनको दे देना चाहता है, क्योंकि ये उसका लास्ट लेसन है। वो सोचता है कि जितना भी इनको पढ़ा दूं, कल इनको चले जाना है और कल दूसरे टीचर को आ जाना है। चर्च की घड़ी में 12 बजते हैं, क्लॉक, उसकी आवाज़ आती है और एम हेमल इनको कुछ कहना चाहता है, वो कह नहीं पाता, उसका गला रुंध जाता है, बोल नहीं पाता। वो एक पीस लेता है चौक का और बोर्ड पे लिखता है वाइवे ला फ्रांस। क्या लिखता है बोर्ड पे? वाइवे ला फ्रांस। इसका क्या मतलब है? फ्रांस अमर रहे, फ्रांस आजाद रहे, ये इसका अर्थ है। और वो बोल नहीं पाता और हाथ के इशारे से वो क्लास को डिसमिस करता है कि क्लास अब डिसमिस हो गई है, यानी क्लास अब खत्म हो गई है। एम हेमल अपने रूम से बाहर की ओर देखता है, जो होप वाइन क्रीपर है, जो वालनट ट्रीज हैं, जो उसने जिनको उगाया है, जो बड़े होकर के दीवारों पे चढ़ गए हैं। हर चीज़ आज अपनी आंखों में समा लेना चाहता है, हर चीज़ को देखना चाहता है, संजो लेना चाहता है, क्योंकि कल एम हेमल को यहाँ से जाना है। और एम हेमल की बहन सिस्टर पैकिंग कर रही है और वो उधर पैकिंग कर रही है, क्लास डिसमिस हो जाती है। दोबारा फिर जो प्रशियन सोल्जर्स साव मिल आरा मशीन के पीछे से ग्राउंड में से जो ड्रिल करते हुए जा रहे थे, वो वापस आ रहे हैं। जो सीन बिगिनिंग में था वही सीन अंत में देखने को मिलता है। इस प्रकार से जो राइटर है हमें यही मैसेज देना चाहता है कि हमारे पास समय बहुत कम है, हमें जो सीखने को मिलता है और स्पेशली लैंग्वेज के केस में हमें ज़रूर सीखना चाहिए। यह भी मैसेज देता है कि हमें दूसरे की लैंग्वेज की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, बिकॉज लैंग्वेज इज द मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। आई होप कि आपको पूरा चैप्टर समझ में आ गया होगा।
आपको पूरा चैप्टर समझ में आया? धन्यवाद। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट अवश्य कीजिए। अगर आपका कोई डाउट है तो जाकर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। धन्यवाद। हैव अ नाइस टाइम।